हाय गाइस, अपने जानलेवा टॉपिक्स ऑफ टैक्स विद एग्जाम्पल की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है लीव सैलरी एनकैशमेंट। कुछ बच्चों को इस टॉपिक में थोड़ी परेशानी रहती है, तो आइए इसे अपने सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो अगर मैं लीव सैलरी एनकैशमेंट की बात करूं तो कुछ पोर्शन जो बहुत ही सिंपल है और बिल्कुल ग्रेचुटी जैसा है वो तो आप लोगों को आई होप बिल्कुल अच्छे से आता हो। जैसे कि अगर कोई ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस अगर इसे प्राप्त करता है तो द आंसर इज वेरी सिंपल कि ये भाई फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। किसी की डेथ के बाद मिलता है तो टैक्सेबल नहीं होगा। तो द ओनली इंटरेस्टिंग टॉपिक इज जब ये मिलता है आपको आफ्टर रिटायरमेंट या फिर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। अगर ये आपको रिटायरमेंट या टर्मिनेशन पे मिलता है, इसमें भी आपको पता है कि अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला ऐसी सिचुएशन में तो अगेन ये कुछ खास काम का नहीं है, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी फुल्ली एग्जेम्प्टेड। सो द ओनली इंटरेस्टिंग टॉपिक इज जब ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है। ठीक है जी। इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है? तो ट्रीटमेंट होता है कि भाई जितना लीव सैलरी एनकैशमेंट आपको मिला उससे आप लेस कर देते हैं। क्या लेस कर देते हैं जी? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग को आप लेस कर देते हैं। लीव सैलरी एनकैशमेंट एक्चुअली होता क्या है? ये कुछ चुनिंदा एम्प्लॉयज होते हैं जिन्हें किसी चीज में दिलचस्पी नहीं होती, घर पे भी बड़े ही कलह का माहौल रहता है, तो छुट्टी के दिनों में भी दफ्तर पहुंच जाते हैं और हर छुट्टी को काम करते हैं। तो बाद में ये कहते हैं कि भाई हमने तो दूसरों के मुकाबले ज्यादा काम किया, छुट्टी के दिनों में भी हमने काम किया, तो आप हमारे को जो छुट्टियां हमने यूटिलाइज नहीं की उसका पैसा दे दीजिए। तो लीव सैलरी एनकैशमेंट जितना आपको मिला उससे आप लेस करते हो लीव सैलरी एनकैशमेंट रिसीव्ड, यानी कि ऑब्वियसली जो आपने ऊपर अमाउंट लिखी थी वो सेम अमाउंट एक्चुअली आपको जितना मिला आप यहां पे रिपीट कर देते हो। ऑप्शन बी में आप लेते हो स्टैट्यूटरी अमाउंट। नाउ विद रिस्पेक्ट टू स्टैट्यूटरी अमाउंट आपको क्या ध्यान रखना है? गलती से भी नए वाले बजट वगैरह की डिटेल्स मत पढ़ लेना। अच्छी बात होती है जिज्ञासु होना, लेकिन यहां पे जिज्ञासु ज्यादा मत हो जाओ, ज्यादा ज्ञान मत ढूंढो, क्योंकि आपके लिए अभी भी लिमिट 3 लाख है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिसंबर 2023 स्टूडेंट्स। थर्ड में आप लेंगे 10 इंटू एसपीएम, यानी कि 10 इंटू सैलरी पर मंथ। ये 10 इंटू सैलरी पर मंथ क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन है वो है इसका फोर्थ पॉइंट। एक बार मैं सिर्फ लिख देता हूं इसे, यानी कि 1 मंथ मैक्सिमम इंटू CYS माइनस लीव अवेल्ड इंटू SPM। अब ये क्या होता है, इसको इसी को हमें समझना है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए जिंदगी में जितने ब्रैकेट मैंने सीखे थे सारे यहां पे ले आया हूं। करली ब्रैकेट, बॉक्स ब्रैकेट और इस छोटे वाले क्यूट ब्रैकेट को कहते हैं पैरेंथेसिस। तो मैं लिख रहा हूं 1 मंथ मैक्स, या फिर 30 डेज भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको एक साल में 25 दिन की छुट्टियां देता है तो आप 25 दिन लिखेंगे। अगर वो 45 दिन की छुट्टियां देता है तो आप 30 डेज या फिर 1 मंथ लिखेंगे। इस 1 मंथ मैक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है CYS यानी कि कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस के साथ। फिर इससे आपको लेस करना है लीव अवेल्ड, वो छुट्टियां जो आपने एक्चुअली यूज कर ली, और फिर इस टोटल को आपको मल्टीप्लाई करना है SPM के साथ। अगर आप इस चीज को देखें 1 मंथ मैक्स यानी कि कितनी छुट्टियां मिलती है और अपर सीलिंग हो गई 30 डेज की, इसको आप जब CYS से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाता है टोटल लीव्स अलाउड, और इसमें से जब आप लीव अवेल्ड को लेस कर देते हो तो आपके पास आ जाता है अनयूटिलाइज्ड लीव्स, और इस अनयूटिलाइज्ड लीव्स को आपको मल्टीप्लाई करना है SPM के साथ यानी कि सैलरी पर मंथ के साथ। आइए इसको समझते हैं। अगर एक बार वापस अगर दोहराऊं, अगर आपका एम्प्लॉयर अलाउ करता है लेट अस से 45 डेज की लीव अलाउ करता है तो आप कितने दिन लेंगे? आंसर इज 30 डेज और 1 मंथ। अगर वो 25 डेज की लीव अलाउ करता है तो आप कंसिडर करेंगे 25 डेज।
ठीक है, इसे एक सम के साथ समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस से कि एम्प्लॉयर allows 42 days leaves for every completed year of service। ठीक है जी, आपको बता दिया है कि आपके completed years of service यानी कि CYS वो है 30 years and 9 मंथ्स। साथ ही साथ आपको ये डिटेल दे दी है कि लीव अवेल्ड जो है, जो छुट्टियां आपने ले ली इस दौरान, उसकी संख्या है 180 डेज। चलिए अब इसे जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपने इसे लिखना है, अगर 42 डेज की लीव मिल रही है तो 30 दिन ही मैक्सिमम ले सकता हूं मैं, तो मैंने ले लिया 30। CYS, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि CYS में आपको फ्रैक्शन को इग्नोर करना है। यू हैव टू इग्नोर फ्रैक्शन, जैसा आप ग्रेचुटी के नो पोगा में करते थे, यानी कि जब ग्रेचुटी में नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट आता था, वहां पे जैसे आप CYS में पोगा नो पोगा में CYS को आप फ्रैक्शन को इग्नोर करते थे, सेम वही यहां पे आपको करना है। तो 30 इंटू 30 माइनस आपको करना है कि भैया 180 डेज की लीव आपने अवेल कर ली, अब आपको इसे मल्टीप्लाई करना है SPM के साथ। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 900 माइनस 180। अब सवाल है कि 900 माइनस 180 करता हूं तो 720 आता है, तो क्या मैं 720 से सैलरी पर मंथ को मल्टीप्लाई करूंगा? आंसर इज ऑब्वियसली नॉट। जब आप सैलरी पर मंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये डेटा को भी मंथली फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब आप इसे मंथली में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जितने भी नंबर ऑफ डेज हैं आप उसे 30 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप 30 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 24। ठीक है जी, तो अब आपको इसे 24 इंटू SPM कर देना है। ऑल्टरनेटिवली व्हाट वी कुड हैव डन इज, हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम 30 डेज की जगह सीधा 1 मंथ लिखते, इनटू CYS में हम 30 लिख लेते, राइट। और माइनस करते टाइम मैं ये सोच सकता था कि 180 डेज इज नथिंग बट 6 मंथ्स, तो मैं यहाँ पे 6 मंथ्स लिख देता और इनटू SPM कर देता। यहाँ पे भी मेरे पास वैल्यू 24 इंटू SPM की ही आती। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। एक और तरीके से अगर इसी एग्जाम्पल को देखना हो तो लेट अस से इस बार एम्प्लॉयर आपको लीव अलाउ करता है 25 डेज फॉर अ ईयर, और आपने वहां पे काम किया है, यानी कि कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस जो आपकी है उसका फिगर हम ले लेते हैं अगेन 25 ईयर्स 3 मंथ्स। तो आपको पता है कि जब आपने 9 मंथ्स को इग्नोर कर दिया तो 3 मंथ्स को भी आपने इग्नोर ही करना है। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। लीव आपने आज तक अवेल कितनी की थी? आपने जो आज तक लीव्स अवेल करी थी उसकी संख्या आपको दी गई है लेट अस से 140 डेज की। 140 दिन की लीव अगर आपने अवेल करी है तो अब आपको इसे सॉल्व करना है। बिकॉज यहां पे मुझे 25 डेज की लीव एम्प्लॉयर अलाउ कर रहा है तो मैं यहां पे 25 ही लिखूंगा। आई विल नॉट बी एबल टू राइट 30 और 1 मंथ। इस 25 को मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा? तो आंसर इज 25 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज 25 ईयर्स 3 मंथ बोला है, सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विथ 25। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ इजी कैलकुलेशन इसको मैं अगर 20 ईयर्स कर लेता हूँ एक बार, तो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको कर लिया 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि 25 नहीं आ सकता एग्जाम में, आ सकता है, बट अभी फिलहाल बिना कैलकुलेटर के इजीली करने के लिए मैं 20 कर लेता हूँ। तो 25 इंटू 20 माइनस 140 डेज मेरे पास आ जाता है, और इनटू मुझे मल्टीप्लाई करना है SPM के साथ। आइए सॉल्व करते हैं। तो ये 25 इंटू 20 विल बिकम 500 डेज। 500 डेज में से मैं 140 डेज को लेस करूंगा
और SPM के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू आ गई 360 डेज। ये वैल्यू आ गई मेरे पास में 360 डेज। 360 डेज को अगर मैं 30 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाएगा 12 और 12 इंटू SPM जो भी होगा वही मेरा पॉइंट डी बन जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई। इन केस ये 25 ही होता तो मैं 25 इंटू 25 करता जो कि 625 आता। 625 में से मैं लेस करता 140 डेज तो 525 और 15 और 40 और लेस करना होता तो 500 485 डेज जैसा ये आता। 485 डेज को मैं 30 से डिवाइड करता तो मेरी वैल्यू आती ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर कभी ऐसा आ भी जाए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे सॉल्व फिर भी कर पाएंगे। 20 इज़ नथिंग बट बेसिकली 0.66 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से कोई वैल्यू अपने को मिल जाती। बट एग्ज़ाम में नॉर्मली वो जब सॉल्व करने के लिए देते हैं आपको ऐसी चीज़ें तो मोर और लेस ऐसा ही फिगर देंगे जो कि इजीली कैलकुलेट किया जा सके। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ जो समझने की है वो है सैलरी पर मंथ। वो क्या होता है तो आपको वहाँ पे लेना होता है सेम जैसा नो पोगा में ग्रेचुइटी में आप लेते थे वैसा ही है, बेसिक प्लस DA स्टार। DA स्टार का मतलब होता है सिर्फ DA का वो हिस्सा जो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, सिर्फ वो हिस्सा जो रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा बनता है। कई बार सम में इसी की लैंग्वेज लिखी हुई रहती है फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सैलरी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। प्लस आपको करना होता है कमीशन स्टार। कमीशन पे भी एक मच्छर मार दिया आपने। कमीशन स्टार का मतलब क्या हो जाता है, सिर्फ वो वाला कमीशन विच इज एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक है, तो ये तो नो पोगा जैसा ही चलता है, बस नो पोगा में बोला हुआ रहता है बीइंग एवरेज ऑफ लास्ट 10 months, being average of last 10 months immediately preceding the वहां पे आपको बताया जाता है मंथ ऑफ रिटायरमेंट, यहां पे आपको लिखना होता है डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो अगर कोई 16 फरवरी को रिटायर हुआ या 16 मार्च को रिटायर हुआ तो आप बोलेंगे कि भैया आधा महीना मार्च वाला कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट जाएंगे तो 15 मार्च से फिर आप 9 महीने पीछे जाएंगे और फिर जो लास्ट वाला महीना होगा उसकी आधे महीने की सैलरी आप कंसिडर करेंगे। इस तरीके से आपके 10 मंथ्स का पीरियड बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको लीव सैलरी एनकैशमेंट समझ में आ गया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, विल बी मोर देन ग्लैड टू हेल्प यू। ये अगर किसी और आपके दोस्त को भी ये टॉपिक तंग कर रहा है तो प्लीज उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।